वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, उसको आज प्रिपेयर करेंगे। आई हैव टुक सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सम न्यू सैम्पल पेपर्स। और उसको मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड इसलिए बोला है क्योंकि कवर तो देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो डाले हैं, हमने जो एग्जाम रेडी सीरीज देखी है उसके प्रीवियस लेक्चर्स में सारे न्यूमेरिकल्स तो हमने कवर किए ही है, लेकिन इसके अलावा सारी फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। एंड दिस आर मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो मैंने यहाँ पे लिए है, और कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो क्विकली वी विल मूव बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। बट बिफोर दैट, अनदर थिंग, जो पीछे के 6 मेरे सेशंस है एग्जाम रेडी सीरीज के, वो सारे देख लो। आपकी जो भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल की जो भी डर है आपका, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स न्यूमेरिकल बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। एंड देन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलो, लेट्स बिगिन। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या है? अ वुडन ब्लॉक हैज वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर क्यूब। एंड मास 75 ग्राम। ठीक है, तो मास हमको दिया हुआ है 75 ग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी, डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? डेंसिटी इज डिनोटेड बाई रो। कैलकुलेट करनी है। एंड स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। इट्स वेरी सिंपल। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, यानी रो डब्ल्यू या फिर रो वाटर जो दिया है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नहीं भी दिया होता है तो हमको पता होता है, लर्न कर लेना चाहिए। सो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा आया तो सब्सटेंस की डेंसिटी, वाटर के डेंसिटी से ज्यादा आई तो इट विल सिंक, और सब्सटेंस की डेंसिटी कम आई तो इट विल फ्लोट। सब सब कंसेप्ट मैंने पिछले 6 लेक्चर्स में दिया है आपको। सारे लेक्चर्स वो किए होंगे, तो ये पर्टिकुलर लेक्चर समझ में आने वाला है। इसीलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जस्ट देख के कंप्लीट मत करो, पीछे का भी देख लो सारे लेक्चर्स, तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एंड दिस विल नेवर बी फास्ट फॉर यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको डेंसिटी निकालनी है सब्सटेंस की। बड़ी, हाँ, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है, इसका सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मास है 75 ग्राम, है ना? वॉल्यूम है 30। ठीक है, वॉल्यूम है 30। इसको रिड्यूस कर दो तो, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 15 से, भी चल जाएगा। 15 2 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75। ठीक है, तो ये हो गया 5/2। तो 5/2 मीन्स 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया? डेंसिटी तो आ गई, लेकिन इस डेंसिटी से क्या पता चला? आंसर समझ में आया? डेंसिटी से आगे भी निकालना है। डेंसिटी से आगे क्या निकालोगे? तो उन्होंने बोला है कि वेदर, देखो वाटर से ज्यादा है क्या कम है? ज्यादा है। तो वेदर इट इज फ्लोटिंग और सिंकिंग, नाउ इट विल सिंक। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे, हियर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। 2.5 ज्यादा है, ठीक है, 1 से। देयरफॉर द सब्सटेंस, देयरफॉर द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। इट विल सिंक इन वाटर। इजी आया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। चलो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फिर से, कि नीचे से ऊपर फेंका हुआ है, ये कंसेप्ट मैंने प्रीवियसली बहुत बार पढ़ाई है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाई है, कि नीचे से ऊपर बॉल फेंका हुआ है। जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऐसे फील होता है कि ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हुई है, फाइनल वेलोसिटी। इट फील्स लाइक दिस, कि यहाँ पे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे जीरो हुआ, एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे वी जीरो पकड़ना होता है। वी जीरो पकड़ना होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। और ये 6 सेकेंड में ऊपर जाके रिटर्न आता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आप याद रखना, कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब क्या?
हम ये पहले भी यूज कर चुके हैं कि जाने को जितना बॉल को टाइम लगा उतना ही आने को टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो। तो देयरफॉर ये जो 6 सेकेंड्स है ना, ये नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आने का टाइम है। ठीक है। तो एक्चुअल में हम ऐसा करें कि हमारा जो टाइम है, ठीक है, वो एक ही साइड का हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते जाते वी तो जीरो हो गया ना, बॉल फेंका और ऊपर जाते जाते तो वी जीरो हो गया। तो आपको एक ही साइड का टाइम लेना है, जाके आया 6 सेकेंड लगे, टाइम तो एक ही साइड का लेना है, तो एक ही साइड का टाइम लेना है। देयर फोर ये जो है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट विच विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी 3 सेकेंड्स। आया समझ में? तो हमको सिर्फ एक साइड का जो टाइम है जो जाने के लिए इसको लगा है वो है 3 सेकेंड्स, जो ऊपर वी जीरो हुआ है। राइट। तो हमारे पास टी है 3 सेकेंड्स। कैसे आया समझा? इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी है ए में, ए केस में, ए वाला यहाँ पे बना रहा हूं मैं, कि वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। तो यू निकालना है। ऊपर जाते जाते, ऊपर जाने के बाद वो पॉइंट पे वी जीरो हो जाएगा, ये पढ़ाया मैंने। तो अभी ये कौन सा, क्या करे, कैसे करे? तो 6 सेकेंड फाइंड द वेलोसिटी, तो यू, टी और वी किस में आएगा? अभी इन दोनों भी चीजों में आपको एक कंसेप्ट याद रखनी है कि ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको कितने हाइट पे पहुंचा ये भी तो निकालना पड़ेगा आगे। मैक्सिमम हाइट तो वो तो एस है, वो भी नहीं पता आपको। और पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड वो निकालने के लिए भी मुझे चाहिए तो फिलहाल क्या, सोचो, वर्टिकली अपवर्ड। कुछ दिमाग लगाओ, सोच के दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था आपको? व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक और चीज बताई थी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। तो और एक चीज बताई थी, इन सब के लिए क्या लेंगे? जी कितना लेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी? ऊपर से छोड़ा तो ग्रेविटी की तरफ ही जा रहा है, तो ये क्या लेंगे? मैंने बोला था निगेटिव एक्सेलरेशन होगा ये कैसा होगा? जी जो होगा वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, विच यू शुड टेक जी इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई? -9.8 लेना चाहिए। ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। v है, u है, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? नीचे से ऊपर फेंका है तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी के बदले बनेगा जी टी। तो v फाइनल वेलोसिटी जीरो, u कितना हमको निकालना है, प्लस g कितना -9.8, टी कितना 3 सेकेंड्स। आई होप समझ में आया होगा कंसेप्ट। ये u इधर आ जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, और ये -9.8 इंटू थ्री हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि -9.8 इंटू 3, माइनस और माइनस दोनों साइड का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9.8 इंटू 3 बच जाएगा, तो ये आपको देगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो शुरुआती में। सो दिस इज योर ए पार्ट, ए का आंसर मैं बता रहा था यहाँ पे, समझ में आया? जी माइनस क्यों लिया समझा? हाँ, नीचे से ऊपर जा रहा है। 8 3 ज़ा 24, टू कैरी, 9 3 ज़ा 27, 29। ठीक है, तो ये आया 29.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अंडरस्टूड? चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ तक समझ में आया? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। द मैक्सिमम हाइट वो भी निकालना है, एस निकालना है, मतलब आपको मैक्सिमम हाइट ऊपर जो गया वो। तो सिंपल है, आपके पास एस के लिए दो फॉर्मुलीज है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ये भी चलेगा। अब ग्रेविटी की बात आ रही है तो 2 AS के बदले 2 GS लेंगे, ये हमेशा ले ही रहे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अभी ये बी पार्ट जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, यू हमारे पास आया है 29.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2, जी कितना आ जाएगा? -9.8, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे। और एस जो है, एस मतलब हाइट, एस का मतलब हाइट जो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो, जीरो स्क्वायर जीरो, यहाँ पे 29.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं अब, इजी करने के लिए, अगर ये 19.6 से आता है तो ये, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आ जाएगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि कुछ हो सकता है कि इधर भेज के, है ना, लेफ्ट को भेज लेंगे, अदरवाइज यू विल जस्ट मेक स्क्वायर ऑफ दैट, देर इज नो अदर ऑप्शन। ओके। ये इधर आएगा, फिर इसको डिवाइड करने के लिए इजी भी जा सकता है, तो हम वैसा भी करेंगे। 29.4 इंटू 29.4 दो बार कर लेते हैं, चलो, सिंपल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 इंटू 9.8, प्लस माइनस माइनस हुआ, इसको ऐसे ही रखा मैंने, इंटू एच। क्यों रखा है ऐसा मैंने?
क्योंकि इधर आके हो सकता है ये डिवीजन मुझे इजी जाए। तो h इक्वल्स टू क्या आएगा, सोचो, ये इधर आया माइनस का हो गया, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस हम इसको प्लस करेंगे, देखो ऐसे ये इधर आया, तो दिस विल बी माइनस 29.4 इंटू 29.4 LHS को आके, और इधर ये बचा -2 इंटू 9.8। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, अब दोनों साइड का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट h इक्वल्स टू, ये इसके नीचे जाएगा 29.4 इंटू 29.4 और डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 9.8। तो मैंने इसको जानबूझ के क्या किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, देख रहा हूं मैं कि पॉसिबिलिटी है यहाँ से कुछ कैंसल आउट होने की। अभी एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, इसका एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, नीचे एक ही शिफ्ट, ऊपर दो शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, दो, यहाँ पे एक ही है। तो मैं जब इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी दो पॉइंट शिफ्ट करके 294 इंटू 294, और नीचे एक ही शिफ्ट हो रहा है इसीलिए 20 इंटू 9.8, इसका एक और एक जीरो लगा दिया, ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, h इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 10, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात, 10, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, ठीक है, 1 बचा, 2 सेवन जा 14, फिर इसको वही कर रहा हूँ, 2 49 जा, और यहाँ पे 147, ठीक है। फिर ये जो है 9 10, अब आगे तो डिवाइड नहीं होगा, इधर तो कोई दूसरा कोई खास ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 147 इंटू 147, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन तो अभी इस चीज के लिए करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आप उसको 49 से डिवाइड कर लो, जीरो जो है वो हम बाद में शिफ्ट कर देंगे, है ना। 49 4 कैरी, 7 4 28, प्लस 4 32, 3 कैरी, 7 1 7 प्लस 3 1029, ठीक है। 7 4 28, 2 कैरी, 4 4 16 17 18, 1 कैरी, और 4 1 4, और ये 1 5, फिर दो जीरो, 7 4 और 1 9 10, ये बन जाएगा 8 एंड 7 8 16, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर, 5 6 4 10 11 2 1 609 अपॉन 490, ठीक है। तो हम 49 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट हम शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे, 2160.9 भी कर लो, ठीक है, तो भी चलेगा, 2160.9 अपॉन 49, ये डिवीजन करके आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आई होप यहाँ तक तो कोई कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगी होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है, इसको हम क्विकली कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। आप इसको डिवीजन कर लेना, मैं इसको कैलसी पे थोड़ा सा क्विकली कर लेता हूँ क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा। सो दिस विल बी 44.1, 44.1 मीटर, अंडरस्टूड। सो दिस इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट द बॉल विल रीच। ठीक है, तो बॉल जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा 44.1 मीटर वाले हाइट पे। ठीक है, चलो मैक्सिमम हाइट तो समझ में आया, थर्ड पार्ट बाकी है, ध्यान से सुनो मेरी बात अब। थर्ड पार्ट फिर भी बाकी है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, आई जस्ट कॉपी दिस एंड टेक इट स्लाइटली, मेक द, आई मेक द स्पेस। ओके, तो अभी ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है कि ये बॉल की हाइट, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद कितनी रहेगी। तो पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स कितनी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब सोचो, 3 सेकेंड ऊपर जाने के लिए लगे, ठीक है, यहां से यहां तक टोटल हाइट थी 44.1, हमने निकाला, टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड्स में टॉप पे पहुंचा था, 3 सेकेंड्स में नीचे था। हमको 4 सेकेंड पे पूछ रहे हैं, मतलब समवेयर हियर, समवेयर हियर, क्योंकि 3 और 3 नीचे आने में तो यहाँ पे 1 सेकेंड का डिफरेंस रहेगा ना, ऊपर से 1 सेकेंड नीचे, हमको क्या निकालना है, ऊपर से 1 सेकेंड नीचे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या पकड़ना चाहिए, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऐसे पकड़ना चाहिए कि मैं अब ऊपर से छोड़ रहा हूँ बॉल, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है। ऊपर से छोड़ रहा हूं ना मैं, फ्री फॉल जैसा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो पकड़ रहा हूं मैं, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। और ऊपर से छोड़ रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव 9.8 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। और
ऊपर से ही छोड़ा तो टाइम 1 सेकेंड, क्योंकि मुझे 4 सेकेंड का निकालना है, तो 4 सेकेंड का कैसे आएगा? 3 सेकेंड ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से एक ही सेकेंड बचा ना फिर। ये इधर से इधर जाने के लिए 3 और +1 तो हुआ ना 4, तो ये पॉइंट पे आएगा ना वो, ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट का निकालने के लिए मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि ऊपर से छोड़ा है, तो ऊपर से छोड़ा है तो U0 9.8 पॉजिटिव। और टाइम कितना? सिर्फ 1 सेकेंड, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी दूरी निकाल रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ इतनी दूरी निकाल रहा हूँ अभी, ये ब्लू कलर की, समझ में आया? मैं सिर्फ इतनी दूरी निकाल रहा हूँ। डन, ये समझ में आया? तो इससे निकालते हैं। सो V = U+80 नहीं चलेगा, हमको निकालना है हाइट डिस्टेंस। S = UT+1/2 AT²। यहाँ पे ले लेंगे GT², ग्रेविटी। S तो हमको S मतलब H हाइट निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ G होता है 9.8 और T का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट जो है ऊपर से निकल के आएगी 9.8 का हाफ इंटू 1, यानी 9.8, और ये 2 नीचे है ना, 9.8 का हाफ, तो ये हो जाएगा कितना? 9.8, 4 2 4 8, 2 9 4.9 मीटर्स। तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये ब्लू कलर का ये वाला, बस ये वाला, इतना वाला, इतना डिस्टेंस 1 सेकेंड का कितना है? 4.9। तो उन्होंने पूछा है कि पोजीशन जमीन से निकालनी पड़ेगी आपको। जमीन से पोजीशन आपको निकालनी पड़ेगी कि ग्राउंड ये है, ग्राउंड लेवल से कितना है। तो ग्राउंड लेवल से कितना आएगा बोलो? तो ऊपर से 4.9, टोटल तो कितना था मेरा? टोटल 44.1, देखो यहाँ पे निकाला था, तो टोटल 44.1 था। तो फ्रॉम ग्राउंड कितना था? फ्रॉम ग्राउंड, तो फ्रॉम ग्राउंड इट विल बी 44.1 माइनस ये ऊपर का 4.9। ये समझ में आया? 44.1 माइनस 4.9, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 9 10 11, 2 हो गया यहाँ पे, और इसमें हो जाएगा 39.2, 39.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से 39.2 मीटर दूरी पे आपका ये बॉल का पोजीशन रहेगा आफ्टर 4 सेकेंड्स। क्लियर है? आफ्टर 4 सेकेंड्स, ये समझ में आया? थोड़ा सा मतलब ये जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। वाई कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज इसमें 3 पार्ट किए हुए हैं, और ये जो मैंने तीसरी चीज की इसकी वजह से थोड़ा लग सकता है तुमको। कैसे? क्योंकि ऊपर से 1 सेकेंड, ये कैसे आया? क्योंकि 3 और ऊपर से नीचे आना शुरू किया ना, तो ये 3 गया ऊपर और फिर ये 1, है ना, ये 3 ऊपर और फिर 1, तो 4 सेकेंड्स होते हैं। तो ये ऊपर का 1 सेकेंड का पोजीशन 4.9 है, तो 44.1 में से 4.9 हटा दिया, तो ग्राउंड लेवल से ये डिस्टेंस कितना हुआ? 39.2 मीटर डिस्टेंस पे हुआ। क्या ये चीज समझ में आई? ग्राउंड लेवल से। ठीक है, हाँ, चलो सिंपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ग्राफ का छोटा सा क्वेश्चन है, ग्राफ इसमें से थोड़े से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपल से मोशन चैप्टर में के। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, और कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिंपल है। तो ए का आंसर आएगा, क्या आएगा? देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस यानी ये एस और टी। एस टी ग्राफ क्या आएगा? एस टी ग्राफ विल बी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इंक्रीजिंग स्लोप है। और मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो ऐसा ग्राफ आता है कि नहीं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसा आता है यूनिफॉर्म मोशन में एस टी ग्राफ। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीजिंग स्लोप है, तो ऐसे आएगा। कर्व किधर जाएगा? कर्व ऊपर जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप जैसे कि स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का स्लोप हम निकाला जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, किधर टेंजेंट बनाएंगे? उस कर्व को टेंजेंट बनाएंगे, और ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप थीटा, इंक्रीजिंग स्लोप होता है, तो ये कर्व आएगा, ऐसा रहता है जनरली। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? कर्व ऊपर की ओर, फॉरवर्ड इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग स्लोप। डन। और दूसरा फिर डिक्रीजिंग स्लोप के लिए क्या आएगा? एस टी ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप के लिए वही, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो ऐसे ही आएगा, थोड़ा सा कर्व नीचे की ओर। आया समझ में? सो दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। आया समझ में? तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप। यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन आती। ओके, डन, एक आंसर।
चलो बी पार्ट पे देखते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। बी पार्ट, द ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। ये ग्राफ है, इधर दिख रहा है आपको साइड में। हाँ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, पहले ए टू बी, ए टू बी, ए पॉइंट या ए टू बी, यहां तक का हमको निकालना है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लिखेंगे एस, ए टू बी। एस कहां से कहां तक? ए टू बी। तो स्पीड ऑफ ए टू बी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है ऊपर, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए से बी तक? देखो बी यानी 4, क्या है ये, सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, सेकेंड। कितना, 4 सेकेंड। सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही रखेंगे यूनिट। फोर फोर कैंसिल, वन, वन बचा है ना। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट का आंसर, ए से बी का स्पीड। सिंपल, आ रहा है समझ में? ठीक है, सेकेंड का आंसर फटाफट। सेकेंड का आंसर क्या है? बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, बी से सी। अरे बढ़िया, बी टू सी तो स्ट्रेट लाइन है, तो 4 का जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हुआ बी से सी तक। हाँ, टाइम चेंज हुआ, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, कितना, 1 2 3, 3 सेकेंड में। ठीक है भाई, 3 सेकेंड में, लेकिन डिस्टेंस बदला ही नहीं ना। 4 था तो 4 ही रहा ना, तो 4 लिखेंगे क्या? नहीं भाई, बी टू सी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो 4 थोड़ी ना लिखोगे तुम, ट्रेवल ही नहीं किया ना। तो 0/3, ट्रैवल तो यहां से यहां तक किया था ना, बी टू सी का ट्रैवल किया। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना यहाँ पे, 4 था तो 4 ही पे रहा ना वो, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 0/3, दिस विल बी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और थर्ड का आंसर, फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी कितना गया, 4 था, डी कितना हुआ? अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, ऊपर। ठीक है, या फिर हम इसको पकड़े तो, अच्छा नहीं, नीचे ही है, 6 है ये। ठीक है, तो ये कितना है, 6 है। तो 4 से 6 पहुंचा, 4 से 6 पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना, 2। कितने टाइम में, 7 to 8, 8 to 9, 2 सेकेंड्स में, 2/2। वेरी गुड। तो जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है कहाँ पे, डिस्टेंस सी से लेके डी तक, तो दैट विल बी 2 सेंटीमीटर पहुंचा 2 सेकेंड्स में। सो वन वन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। यहाँ पे देखो 2, और ये 2 सेकेंड में। डन, सिंपल है। तो हमने तीनों स्पीड कैलकुलेट कर लिए, कुछ नहीं, ग्राफ से, इतना कुछ हार्ड ग्राफ नहीं है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल, व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? ओके, व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल की एग्जैक्टली exactly क्या ये डेफिनेशन बताए, क्या बताएंगे? सोचो। बिना किसी एयर के इन्फ्लुएंस के, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस पे अगर कोई चीज छोड़ते हो ऊपर से, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? एग्जैक्टली व्हेन यू लीव एनी ऑब्जेक्ट। So exactly what does it mean when you leave the object? That object is only under the influence of gravitational force. Okay. So the object falling have only the influence of gravitational force of Earth, have only the influence of gravitational force. If the object falling have only the influence of gravitational force alone, सिर्फ gravitational force alone, then it is said to be in free fall motion। इन फ्री फॉल मोशन, मतलब उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। ओके, ये वेट और मास का डिफरेंस आपको पता है ना। वेट एक टाइप का फोर्स होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg, इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो ये वेट है अर्थ का, डब्ल्यू ई लिख दूं क्या यहाँ पे? हाँ, डब्ल्यू ई 600 न्यूटन, क्योंकि अर्थ पे का वेट। व्हाट इज हिज मास? बढ़िया, ऊपर फॉर्मूला ही मिल गया आपको। फॉर्मूला तो बताया मैंने, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी होता है। ठीक है, मास का यूनिट होता है केजी, ये वेट है। अब वो मास पूछ रहे, व्हाट इज हिज मास? इजी है ये तो। ठीक है, अच्छा जी दिया है, ध्यान रखना, कभी कभी हम हमेशा 9.8 ले लेते हैं, कभी कभी इन्होंने 10 भी दिया होता है, तो हम भूल जाते हो देखना। ठीक है, व्हाट इज हिज मास?
सो हियर वी नो W इक्वल्स टू एम जी। W कितना है, 600 डाल दिया। मास हमको निकालना है, G कितना है, 10। बड़ा सिंपल है, मास आ जाएगा 600/10, विच इज इक्वल टू, जीरो जीरो कैंसल, 60 kg। इजी है क्या? व्हाट इज द मास ऑफ द पर्सन, अ मैन? हाँ ठीक है, आ गया, ये इधर जाके डिवाइड हुआ ना 10, 60 kg, क्योंकि मास निकाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चन में। ऑन मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। तो डब्ल्यू एम, ये डब्ल्यू ई था अर्थ का, ये डब्ल्यू एम मून का, वुड बी 100 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून? अच्छा, जी पूछ रहे हैं मून का, एम, ठीक है, क्योंकि जी एम मतलब मून का ग्रेविटी पूछ रहे हैं। जी अर्थ तो हमको पता है 10 है या 9.8, मून का कितना है? लेकिन हमारे पास मास ऑलरेडी आ चुका है उस बंदे का। मास नेवर चेंजेस, मास नेवर चेंजेस इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में मास नेवर चेंजेस, देयरफॉर यू विल टेक सेम मास, कितना, 60 kg। ये निकाल के आप मून का जी निकाल सकते हो। कैसे? डब्ल्यू ऑफ मून, ये डब्ल्यू ऑफ अर्थ था, तो इधर जी अर्थ का ले लिया, यहाँ पे डब्ल्यू में मून का ले रहा हूं, तो यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, एम जी, है ना। वेट का फॉर्मूला क्या है, एम जी, तो मैं मून का ले लूंगा यहाँ पे एम जी, तो यहाँ पे जी मुझे अर्थ का मिल जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम तो चेंज नहीं हो रहा है दोनों तरफ, समझ में आया, फॉर्मूला तो वही है। और डब्ल्यू ऑफ मून कितना है, वेट 100, मास हमको पता है 60, जी ई निकाल लेंगे, जी ई। ठीक है, चलो तो 60 इसके नीचे जाएगा अभी, और हमको मिल जाएगा ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ, सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ये जो है हमारा जी जो है मून का लिया है ना यहाँ पे, डब्ल्यू एम इक्वल्स टू एम जी मून का, तो हमको मिल जाएगा मून का। अर्थ का यहाँ पे लिया था, तो अर्थ का निकाल लिया था, अर्थ का 10 है दिया हुआ, वो निकाल लिया। यहाँ पे मून की बात चल रही, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, जी किसका, मून का। वेट भी मून का ले लिया 100, तो यहाँ पे मास तो चेंज नहीं होने वाला, तो वो 60 रखा मैंने, 60, तो जी एम मुझे मिल जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 10/6, सो जी एम विल बी 10/6, 6 1 6, 40 बचा, 6 6 36, अगेन 1.6666 है ना, तो उसको 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, जो कि 1.67 है। अर्थ का आप समझ रहे हो, 10 हमने लिया था या 9.8, तो आप देखोगे 1.6, 1/6 होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून का जो रहता है, वो अर्थ का कितने टाइम्स होता है, 1/6 टाइम्स होता है अर्थ के। कितना होता है, 1/6 टाइम्स, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। 9.8 का 1/6 टाइम्स कितना होता है, 1.67। वो भी हम आगे यूज कर लेंगे, तो जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने, निकालना तो ऐसे ही था। ठीक है, 1/6 टाइम्स तो रहता ही है मून का, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अंडरस्टूड, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्विकली। चलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पे अटेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको पता है, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, एक बॉब को, ये बॉब है, ठीक है यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे इधर इधर घूमेगा। ठीक है, ये उसकी स्ट्रिंग है, सॉरी ये उसकी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये घूमेगा ऐसे ऐसे। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम दिखा हुआ है हमको, दिख रहा है डायग्राम में। बॉब का मास 100 ग्राम है, तो ये जो है बॉब का मास, ये कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम मास को इमीडिएटली लिख लेते हैं, कंफ्यूज करने से अच्छा हम इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ताकि हमारे ऐसा यूनिट के लिए इजी हो जाएगा। 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे, तो ग्राम का केजी हो जाएगा, एक दो जीरो कट, तो दिस विल बी 0.1 kg। इनिशियली द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज एट रेस्ट। ओ पोजीशन है यहाँ पे, ए पोजीशन है यहाँ पे, बी पोजीशन है यहाँ पे, तो इनिशियल एट, दिस इज एट रेस्ट, यहाँ पे तो पी पोजीशन है, तो पी को थोड़ा साइड में रखो। इट इज देन डिस्प्लेस एट वन साइड, तो बॉब को ऐसे पकड़ के एक साइड में खींचा, किधर, इधर खींचा, ठीक है ये साइड में, तो इधर खींच लिया ए पॉइंट तक।
जो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना है ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, देखो 5 सेंटीमीटर ऊपर है। देखो ए पॉइंट इज अबव ओ ओरिजिन, है ना, कितना 5 सेंटीमीटर। जी 10 लेना है, ठीक है, मीटर, हाँ स्क्वायर स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब एट ए एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बड़ी सिंपल बात है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × g × h। तो कितना आ जाएगा, मास है 0.1, कन्वर्ट किया हमने, जी हमको 10 लेने बोला है, और हाइट तो ए पे खींचने पे हाइट सिर्फ 5 पहुंचा है ऊपर, बॉब सिर्फ 5 सेंटीमीटर पहुंचा है। कन्वर्ट कौन करेगा सेंटीमीटर को, तो उसको भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने से अच्छा, विल डू इट अर्लियर, दैट विल हेल्प। एच इज 5 सेंटीमीटर विच विल बी, ये ए वाली हाइट है, तो मैं यहाँ पे एच ए लिखता हूँ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर करेंगे, तो 5 को 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये हुआ 0.05 मीटर्स, सेंटीमीटर को मीटर। डन। और अभी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पूछ रहे हैं, ए का आंसर क्या आएगा, पी एट ए, तो छोटा ए लिख दिया, m/h, m है 0.1, g 10 लेने बोला है, और ये आया 0.05 हाइट। डन। सो यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी एज, देखो अभी इसके कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, 0.1, इसको शिफ्ट कर लिया 10 से, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये 1 बन जाएगा, बचेगा ही कुछ नहीं, है ना, बचेगा सिर्फ 0.05 बचेगा, जो कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, 0.05 जूल। फर्स्ट का आंसर, आर यू गेटिंग इट एवरीवन, ओके। हाँ, अब उन्होंने पूछा है वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सिंपल सी बात है ना, ओरिजिन से तुम ऊपर ऊपर खींचते जा रहे हो, तो उस बॉब का वर्क डन करने के लिए, है ना। तो the potential energy comes from the work done, वर्क डन ही तो रहता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक टू टेक द बॉब टू टेक द बॉब फ्रॉम पोजिशन फ्रॉम पोजिशन फ्रॉम पोजिशन ओरिजिन टू ए, ओरिजिन से ए में जाने के लिए ऊपर ऊपर जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। समझ में आया, तो वो वहां पे गया ए तक, तो वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है। बी का आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द बॉब एट ए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट की प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की। तो बहुत सिंपल बात है ना, सोचो, अब पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की तो हमने निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो हो जाएगी ना, यहाँ पे गया और वहां पे वो रुक गया ना, आ रहा है समझ में, तो वहां पे रुका हुआ फील होगा ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाली, अब वहां पे गया, वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जैसे ही यहाँ पे निकलता है V0 हुआ ना ऊपर जाके, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है, वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 0.05, सो टोटल एनर्जी विल बिकम 0.05 जूल। ये हुआ हमारा बी का आंसर। समझ गए बात को, चलो अगला लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ऑफ द बॉब एट पोजीशन ओ। ठीक है भाई, ओ पोजीशन, अब मुझे बताओ, ओ पोजीशन पे वो तो है ही ना, अभी रेस्ट पे ही है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ओ कैसे, वहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं ना उसकी बॉब की, हमने किस इनिशियल वेलोसिटी से खींचा है, ऐसे कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे उसको, कुछ भी नहीं है ना, नथिंग, बिकॉज इट्स नॉट मूविंग, वहां पे बस रेस्ट में वो, तो रेस्ट में तो हम काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कर लो, 1/2 mv² या u² कर लो आप, इनिशियल जो भी है वहां पे वेलोसिटी जीरो है, तो दैट विल बी हाफ इंटू m0², सो दैट विल बी 0 जूल। आप समझ रहे हो, ओ पोजिशन पे तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, हाँ एक चीज है कि यहां से जब निकलेगा,
इसमें ना एक इंस्टेंटेनियस वाली बात होती है कि जब हम यहाँ से खींचेंगे इसको, जब निकलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड होने का काम होता है। आया समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड होने का काम होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी 0.05 होती है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, समझ में आया? तो ये पॉइंट पे जीरो, और फिर धीरे 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 बढ़ते जाती है ऐसे ऊपर जाते हैं, लेकिन वो पॉइंट पे तो जीरो ही होगी। ठीक है। चलो डी वाले पॉइंट का क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब एट पोजीशन पी? अच्छा, विच इज 2 सेंटीमीटर। ये देखो 2 सेंटीमीटर है पी पॉइंट। तो पी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालना है। ठीक है, तो डी पे आते हैं। क्वेश्चन डी के पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं, वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। ये पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी है हमारे पास, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी थी, क्योंकि बॉब रेस्ट पे था, तो इसीलिए ये तो जम गया हमको। लेकिन इधर का कैसे आएगा भाई? इसकी वेलोसिटी नहीं, तो पहले देखो, इंटरेस्टिंग है, मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ कहाँ पे? पी पॉइंट की, क्योंकि मेरे पास हाइट है एम इंटू जी इंटू एच। मास कितना था मेरा? 0.1। जी कितना लेना है? 10। हाइट कितनी है अभी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर माने जैसे ये कन्वर्ट किया था वैसे ही करेंगे, 0.02 मीटर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई पी पॉइंट पे? 0.1 इंटू 10, 1, 1 इंटू ये सेम 0.02 जूल। बढ़िया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? मेरे पास वेलोसिटी है नहीं, लेकिन एक मेरे पास ट्रिक तो है। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है मेरे पास, मुझे पता था। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने निकाल ली पी पॉइंट की, और काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट की मिल जाएगी मुझे, तो आपकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो पूरे सिस्टम की तो सेम ही रहेगी ना भाई, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो पहुंचा है ना ये सेम है ना। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना सिस्टम की, जो कि ये है। कितनी है? 0.05। कितनी है? 0.05। तो टोटल एनर्जी के जगह पे टोटल एनर्जी डालेंगे 0.05। काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट की मैंने निकाली है 0.02। ये इधर जाएगा माइनस होगा, तो देयर फोर काइनेटिक एनर्जी एट पी पॉइंट विल बी, ये इधर जाके माइनस हुआ, तो 0.03 जूल हो जाएगा। आया समझ में? ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे? वो 2 सेंटीमीटर पे पी पॉइंट पे इधर। और काइनेटिक एनर्जी कैसी निकाली? टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल को माइनस किया। ये वाला पोटेंशियल था ना मेरे पास, ठीक है, वो अभी का पी पॉइंट का पोटेंशियल 0.02 माइनस कर लिया, तो ये आया 0.03। डन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करो, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डन। चलो, आई होप समझ में आ रहा है। फास्ट होता होगा तो आप उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लो, दैट विल हेल्प यू। एंड फॉर सम स्टूडेंट्स यू कैन इवन गो बिट फास्टर। ओके, चलो आगे बढ़ते क्विकली। ग्राफ आया फिर से। ग्राफ ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जब आप ग्राफ निकालोगे तो ये यूनिफॉर्म, अच्छा ये यूनिफॉर्म भी है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो अब ध्यान से देखना ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, तो जो ए का ग्राफ है ना वो कैसे आएगा देखो। वो क्या है? ए में पोजीशन टाइम ग्राफ है। सो एक्स टी ग्राफ बोलते हैं उसको। एक्स माने एक पोजीशन है, तो एक्स टी ग्राफ बोलेंगे। एक्स एक्सिस नहीं है वो, एक्स माने पोजीशन। एक्स टी ग्राफ कैसे आएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। सोचो। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी है, तो देखो धीरे धीरे, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ना, ऐसे समझो यूनिफॉर्मली गाड़ी को रोक रहे। रिटार्डेशन ऐसे समझो यूनिफॉर्मली गाड़ी को रोक रहे हैं, तो आपका ग्राफ आना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो टाइम के साथ साथ ऐसे ऐसा ग्राफ आ जाएगा। नेगेटिव स्लोप कैसा आएगा? ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप। आर यू गेटिंग इट? यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। आप बोलोगे सर ये नहीं समझा, ऐसा क्यों नहीं आएगा? अरे भाई ऐसा क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन नीचे? ये कुछ अलग केस में आएगा। कौन से केस में आएगा? बी वाले केस में आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है वो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्सटी था, ये पोजीशन टाइम ग्राफ था। तो आपकी पोजीशन धीरे 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 रिटार्डिंग, लेकिन पोजीशन क्या जगह पे थोड़ी रुकता है, धीरे धीरे जाके रुकेगा ना, तो इसीलिए ये धीरे धीरे कर्व में आया। और ये जो वीटी ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी जो है, और वो रिटार्डिंग वेलोसिटी है, तो इस केस में कैसा आएगा? इस केस में आप बोलोगे देखो रिटार्ड हो रहा है ना,
तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता तो ऐसा, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होता तो ऐसा। डिसेलरेशन मतलब ही रिटार्डेशन। और वो वीटी ग्राफ है। v माइनस यू बाई टी क्या रहता है? एक्सेलरेशन रहता है ना। और ये एक्सेलरेशन घट रहा है ना नीचे की ओर, और यूनिफॉर्मली घट रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर। हाँ बढ़िया। समझ रहा है? बेस्ट। कोई टेंशन नहीं रहेगा। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है फिर से। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। आई होप ग्राफ वाली चीजें भी बहुत अच्छे से आपको समझ रही है। इतना इंटरेस्टिंगली आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इतना इजी है। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये रिटार्डेशन भी तो एक्सेलरेशन ही है ना भाई। और वो यूनिफॉर्म है ना, मतलब एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो वीटी ग्राफ क्या आएगा? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वीटी। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन ही होता है तो यूनिफॉर्म ना, तो वो चेंज नहीं होगा। चलो, तो फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ, ऐसे है। तो ये तीन इसके आंसर है। अंडरस्टूड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। चलो, तो सारे ग्राफ ये और पहले का एक क्वेश्चन हुआ, इसमें से तो आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन। चलो, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन भी लिए, कुछ इजी लिए। इंटरेस्टिंग। अब ये भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स में, कर लेते इसको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सबका मास एम है, फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। ये केस में फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये देखो, इधर से इधर, वेस्ट टू ईस्ट। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। बढ़िया। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली। स्टेट वेदर वर्क डन बाय द फोर्सेस नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। स्टेट वेदर वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। हाँ, तो बहुत इजी है सर, हमको तो पता है। आपने बताया था एक बार कि कॉस थीटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने बताया था। इसीलिए थीटा दोनों के बीच का एंगल मैंने बताया था। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे कॉस 90 लिया जाएगा फॉर्मूला में, एफ एस कॉस थीटा में। और कॉस 90, सर कॉस 90 तो जीरो है, हमको पता था। इसीलिए वर्क डन विल बी जीरो। बढ़िया, यही तो बताया था। और फिर अगर फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, सर इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल 180 नहीं है, जीरो है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर। ओके, तो पॉजिटिव आएगा। बेस्ट। लेकिन, तो समझ में आया ये वाला? देखो फोर्स ऊपर, ऐसे इधर, तो इधर क्या लिखूं? जीरो वर्क डन। डन। अच्छा देखो, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा कितना है दोनों के बीच का? यही तो बता रहा था मैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। थीटा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यानी पॉजिटिव वर्क डन। बढ़िया। और यहाँ पे फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है भाई, उल्टा है। उल्टा है। तो ये इधर है और ये इधर है। सोचो, तो एंगल इज 180। सर ये तो नहीं सिखाया आपने। सिखा देता हूँ भाई। कॉस थीटा, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो आप वर्क डन के फॉर्मूला में डालोगे एफ एस कॉस 180, एफ एस कॉस थीटा, तो ये क्या होगा? एफ एस तो डाल दिया, कॉस 180 की वैल्यू -1 डाल दी, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा नेगेटिव। सो दिस आंसर इज नेगेटिव वर्क डन, थर्ड का। समझा? अपोजिट जा रहा है, नेगेटिव वर्क डन, बिकॉज थीटा इज 180। सबके लिए रीजन क्या लिखोगे? रीजन यहाँ पे लिखोगे। रीजन लिखोगे जीरो वर्क डन सिंस थीटा इज 90 डिग्री। इसको लिखो सिंस थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन, इसीलिए उसका रीजन थीटा इज 90 डिग्री। और इसको रीजन क्या लिखोगे? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, रीजन लिखोगे नेगेटिव वर्क डन, रीजन लिखोगे थीटा इज 180 डिग्री, इसीलिए। और उसका रीजन मैंने यहाँ पे बता भी दिया कैसे आता है। इंटरेस्टिंग। आ रहा है समझ में? चलो, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो। एट सम मोमेंट two giant planets, Jupiter and Saturn, of the solar system are in the same line as seen from the Earth. ठीक है, दो जुपिटर दिया है और सैटर्न दिया है हमको। ठीक है, फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देम ऑन अ पर्सन ऑफ मास 50 kg। ठीक है, तो पर्सन का मास जो है, तो यहाँ पे छोटा एम ले लेता हूं मैं, क्योंकि जुपिटर और इनका तो अलग अलग है। मास ऑफ जुपिटर में एम जे ले लेता हूँ, मास ऑफ सैटर्न में एम एस ले लेता हूँ। ठीक है,
मास ऑफ पर्सन को मैं 50 kg ले लेता हूँ, सिंपल, छोटा एम। कुड द फोर्स ड्यू टू प्लैनेट्स बी इंपॉर्टेंट? चलो इसका आंसर तो बाद में करेंगे। प्लैनेट का फोर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। एम जे मास ऑफ जुपिटर, एम एस मास ऑफ ये जुपिटर, ये मास ऑफ सैटर्न, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये मासेस है दोनों के। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ये डिस्टेंस भी ले लेंगे, ये जुपिटर और अर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बंदा तो अर्थ पे है ना। हाँ, तो अभी उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमको इसका निकालना है। आया समझ में? अब करना क्या है लेकिन, फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देम ऑन अ पर्सन। ओके, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले एक एक करना पड़ेगा, टोटल निकालना है। तो पहले एक एक निकाल लेते हैं, पहले एफ जुपिटर निकाल लेते हैं। याद है क्या फॉर्मूला? एफ का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। आया समझ में? डिस्टेंस का स्क्वायर या आर का स्क्वायर। ठीक है, उन दोनों का डिस्टेंस। ओके, ठीक है सर। एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर हमको पता है, लेकिन जुपिटर का निकल रहे तो यहाँ पे एफ जे ले लो। मास भी जुपिटर का ले लो, डिस्टेंस जुपिटर और अर्थ के बीच का ले लो, डी, है ना। तो एफ जे निकालते हैं। ठीक है, एफ जे पहले जुपिटर का, जी कितना याद है? दिया नहीं होगा तो हमको तो याद करना ही पड़ेगा। देते हैं मोस्टली वैसे एग्जाम में, लेकिन आप याद करके चलो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी की वैल्यू। मास कितना, जुपिटर की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 10⁻27। ठीक है, स्मॉल एम कितना, ये जो बंदा अर्थ पे वो 50, बढ़िया, अपॉन डी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इसका? 6.3 इंटू 10⁻11 ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि डी का स्क्वायर है। ठीक है, तो एफ जे निकाल लेते हैं। एफ जे जुपिटर का फोर्स निकाल लेते हैं। कैसे करोगे? मैं पहले आपको एक्सपोनेंट सिखा देता हूँ, बाकी नंबर वाली चीजें तो कर ही लेंगे। 6.67 रहने दो वैसे ही। ये 2 और 50, ये इजी है। 2 50 सा 100, ये कर लिया। अब नंबर ये बचा है 10⁻⁻11, 10⁻27, एक्सपोनेंट बचा है। ठीक है, अब नीचे भी एक्सपोनेंट। 6.3 का स्क्वायर मतलब 6.3 इंटू 6.3, 10⁻11 का स्क्वायर, 11 2 सा 22, तो ये हो जाएगा 10⁻22। स्क्वायर इसका भी होता है और इसका भी होता है, चलो ये कर लिया। आगे एफ जे 6.67 इंटू 100 को अगर आपको 10⁻2 करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक्सपोनेंट की बात कर रहे हो ना सॉल्व करने की, तो इजी जाएगा। 10⁻2 कर लिया 100 को, फिर ये 10⁻⁻11, ये 10⁻27, ये नीचे का ऊपर जाएगा तो 10⁻22 ऊपर जाके 10⁻⁻22 हो जाएगा। बहुत सिंपल किया है मैंने। और नीचे 6.3 इंटू 6.3, पॉइंट के बाद इसके 2 डिजिट, पॉइंट के बाद इसका एक और एक, इसके भी 2 डिजिट। तो मैं पॉइंट हटा दूं क्या डायरेक्टली, क्योंकि नीचे भी 2 डिजिट और ऊपर भी 2 डिजिट, है ना। तो पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिए 667, नीचे 63 इंटू 63। सो दिस विल बी एफ जे विल बी, बस ये पूरा एक्सपोनेंट वाला पार्ट इजी कर दिया मैंने। अब आपको करना है 667 अपॉन 63 इंटू 63। पहले नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड, इतना सॉल्व कर लो। और इंटू कितना, इंटू ये पूरा एक्सपोनेंट का, तो 10⁻² आपको मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 10⁻10, ऐड होते हैं ना सारे पावर, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी रहेगा मल्टीप्लाई में ऊपर का जो रहेगा साइन के साथ। 2 - 11 + 27 - 22, तो आपका फोर्स जुपिटर का आ जाएगा 667। 63 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पे हम थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको क्विकली कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा अपना टाइम जो है वो बचेगा। 10⁻, कितना आएगा? ये वाली चीज एक्सपोनेंट की जरूरी रहती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसे मत समझना कि क्या सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो हम एग्जाम में थोड़ी करेंगे। अरे भाई, एग्जाम में एक बड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, ग्रेविटेशन वाले पे आ रहा है। मैं आपको एक्सपोनेंट वाली वो चीज बता दे रहा हूँ, दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। डिवाइड करना इतना बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, 667/3969, तो ये आया 0.168 अब ये 10⁻, क्या, 2 - 11 - 9, -9 + 27, 18, 18 - 22, 18 - 22 -4, -4, डन। ये क्या है? फोर्स है।
किसका? जुपिटर का। खत्म हुआ क्या आंसर? नहीं, अभी तक तो सैटर्न का भी निकालना है, तो ये जुपिटर का आ गया। आई होप ये आधा सिखाया मैंने अभी तक, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो हमने निकाला है ये जुपिटर का। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे सैटर्न का भी सेम तरीका, सिर्फ एफ जे के बदले एफ सैटर्न, और ये सब जो है डेटा जो है ये किसका लोगे? सैटर्न का लोगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो है, जिसको मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब हमको बड़ी स्पेस चाहिए, सो विल जस्ट टेक दिस समवेयर डाउन। ओके, हियर नाउ वी विल फाइंड एफ सेटन, वही जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेटन का लेना पड़ेगा, डिस्टेंस भी सेटन का लेंगे। जी कितना? 6.67 इंटू 10⁻11। ध्यान से देखो, जिनको नहीं समझा है वो यहाँ पे भी समझ लो। मास ऑफ सेटन, मास ऑफ सेटन यहाँ पे दिया है 1.28 इंटू 10⁻12। ओके, 1.28 इंटू 10⁻12, और मास उस बंदे का 50 kg था, 50 ले लिया मैंने। अब डिस्टेंस सैटर्न का अर्थ के साथ ये वाला 1.28 इंटू 10⁻12, सॉरी एक मिनट, मास ऑफ सैटर्न 6 इंटू 10⁻26, 6 इंटू 10⁻26 यहाँ पे मास ऑफ सैटर्न, मैंने गलती कर ली, 6 इंटू 10⁻26। ओके, और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस सैटर्न का 1.28 इंटू 10⁻12, 1.28 इंटू 10⁻12 होल स्क्वायर। अब बस वही चीज इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, वही चीज इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, तो फोर्स सैटर्न का आ जाएगा एफ एस। चलो इसको क्या करेंगे? 6 इंटू 50, 6 5 30, 300, 6.67 इंटू 300 कर लिया। ये 10⁻−11, ये 10⁻26, और ये 10⁻12 टू 24, ऊपर आएगा तो -24। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स जल्दी बता दिए, पहले वाले इसमें इतना क्लियर किया था मैंने आपको। अभी ये स्क्वायर करके ऊपर आया, 24 ऊपर आके 10⁻−24 हुआ, नीचे 1.28 का स्क्वायर, यानी 1.28 दो बार। बढ़िया, यहाँ पे दो डिजिट। ठीक है, इसके दो जीरोस है यहाँ पे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दो जीरो का काम कर लो, फिर हम लगा तो शिफ्ट भी कर देंगे पॉइंट को। ठीक है, तो पॉइंट को शिफ्ट करके मैं आपको क्विकली आंसर बता देता हूँ। क्या आ जाएगा? 6.67 बन जाएगा, 667 इंटू 3, क्योंकि दो जीरो है, दो राइट को शिफ्ट कर दिए, इंटू 3। नीचे 1.28 इंटू 1.28 हो जाएगा, इंटू 10 कितना? -11 +26 -24। ठीक है, ये वाला। हाँ, सब कर लिया। अब एफ एस, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी टाइम बचा लेते हैं हम थोड़ा सा। 667 इंटू 3। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। और इसको हम 1.28 के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। 1.28 इंटू 1.28, 1.638 होता है। 1.63 लिया तो भी चलेगा। 10 कितना आएगा? 26 - 11, कितना बचा? 15। ठीक है, और 15 - 24, समझ लो बात को, है ना? ये जो है कि 15 - 24, 25 - 9। ठीक है, और यहाँ पे जो है सैटर्न का जो है निकल के आया है हमारा, दिस विल बी 2001 डिवाइडेड बाय 1.63, तो ये आया 1227.6 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। चलो, तो ये कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हुई है अभी। सॉल्विंग वाली बस, कि करना कैसे है। थोड़ा लंबा सॉल्विंग हो सकता है। ठीक है, मोस्टली तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका माइंडसेट वैसे प्रिपेयर करके रख रहा हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर हमको है, जिन लोगों को है उनको तो ये अपना माइंडसेट इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, अभी इसमें दो पार्ट आए हैं, इसमें से इतना बड़ा तो मोस्टली नहीं आएगा। आया तो एक पार्ट आएगा कि सैटर्न का निकालो, जुपिटर का निकालो, है ना? चलो, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द टोटल फोर्स ऑल्सो। सो द टोटल फोर्स विल बी फोर्स ऑफ जुपिटर प्लस फोर्स ऑफ सैटर्न। तो फोर्स ऑफ जुपिटर और सैटर्न दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो जुपिटर का कितना निकाला था? 0.168 इंटू 10⁻⁻4, 0.168 इंटू 10⁻⁻4, प्लस सैटर्न का कितना है? 1227.6 इंटू 10⁻⁻9। टोटल फोर्स निकालना है, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इनकी पहले पावर सेम कर लेते हैं। ठीक है, ये -9 है, ये -4 है, इसको इसको क्या करते हैं ना, इसको -4 करना है, तो इसके 5 डिजिट शिफ्ट कर लेते हैं। 5 डिजिट ना इसके शिफ्ट कर लेते हैं।
इससे कम करते तो इसका ऐड हो जाएगा, तो ये बराबर से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, है ना। तो 5 डिजिट शिफ्ट किए तो कैसे दिखेगा ये 1.0.168 इंटू 10⁻⁻⁴ एज इट इज, और इसके 5 डिजिट शिफ्ट किए तो 1 2 3 4 5, तो 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा ये, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, 0.01, 0.012, यहाँ पे आ जाएगा ना पॉइंट जीरो के पहले, इधर 5 डिजिट शिफ्ट करके इंटू 10⁻5 शिफ्ट किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आया तो जीरो के बाद, समझ गए, तो ये हो जाएगा -4। अब आया दोनों का सेम, ठीक है, तो अब टोटल फोर्स हम निकाल सकते हैं इसको ऐड करके, 0.168, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.0126781, दिस इज 0.1 इंटू 10⁻⁴, ये टोटल फोर्स है। क्या समझ रहा है इससे, कि कितना निग्लिजिबल फोर्स है, दोनों फोर्सेस को ऐड किया, 10⁻⁴, 10⁻⁴ पावर है, तो बहुत ही निग्लिजिबल फोर्स है जुपिटर और सैटर्न का मिला के। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा था, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा था कि देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वेदर इसका कुछ इफेक्ट होगा क्या, वो क्वेश्चन पूछा था। टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने निकाल लिया, यहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल ये निकाल लिया मैंने, एंड दे आस्क दैट के जब भी इस मूवमेंट पे ऐसे होगा तो कुड दिस फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट्स भी इंपॉर्टेंट, है क्या इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं, 10⁻⁴। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं भाई, क्योंकि अर्थ पे इस बंदे का फोर्स निकालते हैं, अर्थ पे फोर्स इक्वल्स टू mg, पता है हमको, ओके, अर्थ का फोर्स इक्वल टू mg, मास कितना है बंदे का 50, जी कितना रहता है अर्थ पे 9.8, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 9.8 विल बी 490 न्यूटन। अरे बढ़िया, 490 न्यूटन सर, ये तो बहुत ज्यादा है, अर्थ पे तो 490 न्यूटन आया, अच्छा ये करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, 490 न्यूटन, फोर्स इक्वल्स टू mg, अर्थ का जी लिया यहाँ पे, तो अर्थ के लिए 9.8 लिया और 490 न्यूटन, अर्थ पे कितना फोर्स है 490 न्यूटन, और जुपिटर और सैटर्न मिला के कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁴, वेरी वेरी निग्लिजिबल, सो इट इज ऑफ नॉट एनी इंपॉर्टेंस टू अस, बाकी प्लैनेट्स का कोई हमारे पे परिणाम नहीं होता है, उसका फोर्स बहुत ही निग्लिजिबल होता है, ठीक है। सो दिस इज अनइंपॉर्टेंट, हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, दस द फोर्स ऑफ दस द फोर्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न आर नॉट important on earth, ठीक है, important on एनी मास ऑन अर्थ, तो अर्थ के किसी भी मास पे ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल करके दिया है मैंने। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, फिर भी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आई होप सम 1 2 3 4 5, ओके, कुछ 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और मुझे फिर भी इसको पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, सो विल मीट इन पार्ट 2, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं तो वैसे रिकॉर्ड कर देता हूँ, लेकिन आपको मैं लगा तो स्प्लिट करके दे दूंगा, डन। चलो तो सेकंड पार्ट इमिडिएटली इसके बाद देख लेंगे, डन। चलो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय।